हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हमारी 5th क्लास है। होपफुल आपको ये क्लासेस को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और आपके जो पैसा आपने लगाए हैं वो आपको लग रहे होंगे सर कि हाँ सर, ये पैसे का ये यूटिलाइज जो हम हो रहा है, बहुत 200% यूटिलाइजेशन हो रहा है पैसों का। ठीक है सर। सर, जो आपने क्लासेस अभी देखी है, 4 क्लास तक देखी है, होपफुल आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी। और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आपको भी पूरी मेहनत करनी है मेरे साथ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें स्टैटिस्टिक्स में इतना अच्छा स्कोर करना है, मैथमेटिक्स में इतना अच्छा स्कोर करना है जिससे हमारे को आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। और मैंने आपको एक बात बता दूं, चाहे बताई हो या नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूं। सर, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज हमारे सीएमए फाइनल के स्टैटिस्टिक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स का बहुत रोल है आगे। जब आप एसएफएम पढ़ेंगे, एसएफएम फाइनल में कोर्स में होता है, वहां आप जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, जरूर जाए। भगवान की मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है, भगवान भी आपको फुल सपोर्ट करेगा अगर आप मेहनत करते चल रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ना है। मैथमेटिक्स में यहीं अटक जाएगी, पर स्टैट्स आपको जरूर आगे ले जाएगा। बहुत यूज है स्टैटिस्टिक्स का सर, बहुत यूज। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पढ़ा था। ठीक है। इसके अंदर हमने टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन करा था, टैबुलेशन प्रेजेंटेशन करा था, और मैंने कहा था सर जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इसको हमने चैप्टर 2 में कंसीडर करा है। और पिछली 4 क्लास में हमने स्टडी नोट नंबर 1 का सिर्फ चैप्टर 1 को कंप्लीट करा है। अब देखते हैं इस चैप्टर 2 में कितनी क्लासेस लगती है। जब मैंने पहली बार आपको पहली क्लास लगवाई थी, वहां पर मेरे अपने नोट्स बनाए होंगे, तो वहां पर 4 चैप्टर में डिवाइड था, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो मेरा पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का एक क्या है, एक मोड है। ठीक है। तो हमने इतना सारा पढ़ा था, और आज की क्लास में हमें जो हेडिंग देनी है वो देनी है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सर, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मेरे साथ हेडिंग देंगे आज की क्लास में। चैप्टर नंबर 2 कह सकते हैं हम इसको, चैप्टर 2। चैप्टर का नाम क्या है सर? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो काफी अच्छा चैप्टर है। इसके साथ एमसीक्यू भी हम साथ साथ करते आ रहे हैं। आपको पता ही है कि जो एमसीक्यू हमारा चल रहा है वो एक साथ हम कवर करते हुए चल रहे हैं। बात के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ रहे कि चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम एमसीक्यू कवर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तो साथ के साथ अपना एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है। क्या मैं इसमें पहला पॉइंट लिख सकता हूँ एक बात, कि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है? एक तरीके का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन डाटा है। लिखते हैं पहला पॉइंट, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्योंकि हमने जब पहली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में हमने जो स्टार्टिंग करी थी मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसमें तीसरा पॉइंट था। तो इट इज अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सर, अब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहता क्या है, और इसके अंदर कितने तरीके हैं, किस किस तरीके से डाटा को डायग्रामेटिक तरीके से, डायग्राम के तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, कितने तरीके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं भी लिखता हूं, साथ साथ आप भी लिखिए मेरे साथ, और स्टार्टिंग करेंगे इसका सेकंड पॉइंट से। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए ये नोट्स उतार दिए हैं, पहले आप भी उतार लीजिए। ठीक है। तो अभी वीडियो को पॉज करो, 5 नोट्स उतारना है। ठीक है। वीडियो पॉज करने के बाद थोड़ा मैं हल्का सा आगे बढ़ा देता हूं, और आगे बढ़ाने के बाद ये 5वें बात के भी उतार लेना। ठीक है सर। तो वीडियो पॉज करके सर आपने उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारोगे तो बाद में उतार लेना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जल्दी उतारने की। जल्दी उतारने के लिए पहले इसलिए कहता हूं सर आपको, क्योंकि फिर बाद में लिखते रहते हो, आप समझते नहीं हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले उतार लो, उतारने की टेंशन खत्म। उतारने की टेंशन खत्म होने के बाद हम समझने की टेंशन ले लेंगे। ठीक है सर।
नोट्स मैंने आपको इसलिए दिए क्योंकि फिर मैं साथ साथ लिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं लिख देता हूं पहले अपना टाइम वेस्ट करके, फिर मैं ये चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। समझने की कोशिश करते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किसे कहते हैं। तो मैंने पहले पॉइंट आपको समझाया था कि इट इज अ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक क्या है, एक मोड है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, जो कि हम पिछली क्लास से स्टार्टिंग कर रहे थे। यहां तक तो सर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था कि मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन डाटा, और फर्दर इसके आगे 4 पॉइंट और है, मतलब टोटल 5 पॉइंट है। उस 5 पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर। अब आप 15 मिनट मेरी बात समझते हुए चलना, बाकी इधर है छोड़ दो, पेन वेन कॉपी ओपी उतार लिया, ठीक है, नहीं उतारा समझने के बाद उतार लेना। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा थ्रू चार्ट। वो रिप्रेजेंटेशन किस चीज का रिप्रेजेंटेशन, पहली बात समझो, किस चीज का रिप्रेजेंटेशन सर? रिप्रेजेंटेशन है स्टैटिस्टिकल डाटा का। रिप्रेजेंटेशन किसका है? स्टैटिस्टिकल डाटा का। अब वो रिप्रेजेंटेशन कैसे? अगर वो चार्ट द्वारा है, अगर वो डायग्राम द्वारा है, या वो पिक्चर द्वारा है। हम कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ट से, डायग्राम से, पिक्चर से, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। मैंने कहा सर वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, अगर वो रिप्रेजेंट हो रहा है, कोई भी स्टैटिकल डाटा अगर रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट, डायग्राम और पिक्चर से, उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को क्या कहा जाएगा? उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहा जाएगा। तो अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं आपके लिए, तो मैं ऐसा कहूं कि सर जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होगा? सर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होगा बताना। अभी बताया मैंने कि कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा, कोई भी स्टैटिस्टिकल लिखना है आपको भी, है ना, कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू 3 चीजों से, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहेंगे। पहले किससे मैंने कहा? चार्ट से। दूसरा मैंने कहा बताओ डायग्राम से। तीसरा मैंने कहा पिक्चर से। तीसरा किससे कहा? पिक्चर से। तो भाई ऐसा रिप्रेजेंटेशन, कोई भी स्टैटिकल डाटा अगर हम रिप्रेजेंट करें इन 3 चीजों से, उसी रिप्रेजेंटेशन को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। यहां पर मेरा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, गारंटी। ठीक, सबसे पहले समझा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किसे कहते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बुक तभी खोलेंगे जब क्वेश्चन करना होगा, अदरवाइज नहीं खोलेंगे। जितना मैं पढ़ाऊं सर थ्योरी, उतना ही पढ़े, ठीक है सर। ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे 10 नंबर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, बहुत टाइम हो गया मुझे, 5 साल हो गए पढ़ाते हुए। सर 5 सालों से मुझे पता है कौन सी थ्योरी बार बार पेपर में पूछी जा रही है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस थ्योरी को कंक्लूज करके आपको दे रहा हूं। बिल्कुल सारी बातें नहीं बतानी, वहां तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है, समझे आप। 10 नंबर के लिए अगर 60 नंबर की थ्योरी आती तो मैं आपको एक एक चीज लेके लाइन पढ़ाना सही भी रहता, पर जब चीजें ही 10 नंबर की है, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना है, थ्योरी पे कम। जितनी मैंने थ्योरी आपको नोट्स के तौर पे लिखा उतना कर जाओ, सारे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में गारंटीड है मेरी। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं सर। कह रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो भी होता है वो यूज्ड होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यूज्ड कर सकते हैं बोथ का एजुकेटेड सेक्शन में और अनएजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखो
एजुकेटेड सेक्टर ऐसा सेक्शन कौन सा होता है यार? वो पर्सन्स, वो सोसाइटी के वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो एजुकेशन सेक्शन में आएगा, एजुकेटेड सेक्शन में आएगा। और सोसाइटी के वो लोग जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अनएजुकेटेड सेक्शन में आएंगे। क्या रहा, ये दोनों के लिए ही ये हेल्पफुल होता है डायग्राम। ठीक, कैसे? देखो सर, डायग्राम तो समझते हुए चलते हैं। अब मैंने कहा सर ध्यान से देना, मैं एक डायग्रामेटिक बना रहा हूँ, तीसरा पॉइंट को एक डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने कहा ये मेरा डायग्राम है। मैंने कहा देखो ये मेरा 2000, हम मान लेते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम मान लेते हैं अभी हम पढ़े लिखे नहीं हैं। 2015, 2011, 2012, 2013, ठीक है, ऐसे करके मैंने मारा। ठीक है, और ऐसे करके 2000, अभी हमारा साल चल रहा है 2020 है, तो 2020 में हमने ये करा। ठीक है, फिर क्या आएगा सर? फिर 2021, 2022 करके आगे चलेगा। मैंने यहां से स्टार्टिंग करी और मैंने कहा एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने कहा ये जो डायग्राम है ये ना प्याज के भाव है, प्याज के भाव। ये प्याज क्या हो, ऐसे गए 2013 में ऊपर आया, फिर नीचे आ गए, फिर 2000 उसमें ऊपर गया, फिर अब नीचे, अब ऊपर। तो ऐसे देखने से पता चल रहा है कि भाई अगर हम अनपढ़ भी होंगे ना तो ये ऊपर वाली लाइन हमें ये पता, अगर एक अनपढ़ लोगों को ये समझा दो, देखो जो ऊपर जाएगा वो महंगा होता जा रहा है और जो नीचे आएगा वो सस्ता होता जा रहा है। अब किसी अनपढ़ को बुला लो, किसी ऐसे पर्सन को बुला लो जो पढ़े लिखे नहीं है, उसको दिखा दो और उसको एक बार बता दो, अगर ये ऊपर गया तो महंगा हो रहा है, अगर ये नीचे गया तो सस्ता है। अब मुझे बताओ करंट सिचुएशन पे ये पहले से महंगा है या सस्ता है? कोई भी बता देगा? हाँ सर, कोई भी बता देगा। बच्चे को भी ले आओगे ना, वो भी बता देगा सर अगर बच्चे ये ऊपर जाएगा तो आप समझना महंगा है, अगर ये नीचे आएगा आप समझना सस्ता है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डाटा एजुकेटेड सेक्शन और अनएजुकेटेड सेक्शन दोनों के लिए यूज में आता है। दोनों समझ सकते हैं कि क्या है, थोड़ी बातें उनको समझाने के बाद। ठीक है जी, तो हमने कहा सर तीसरा पॉइंट में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एजुकेटेड सेक्शन एंड अनएजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फिर मैंने कहा एनी हिडन ट्रेंड, कोई ऐसा ट्रेंड जो छुपा हुआ है, वो ये मोड ऑफ प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट करके दिखा देता है। अब ये हिडन ट्रेंड आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैंने इसलिए पॉइंट डाला है कि कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, तो ये समझना कि भाई हिडन ट्रेंड प्रेजेंटेड इन गिवन डाटा, अगर कोई भी डाटा में कुछ बातें छुपी हुई नजर आ रही है, कैन बी यूज्ड नोटिस ओनली इन दिस मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से हिडन ट्रेंड भी नोटिस करा जा सकता है। कैसे नोटिस करा जा सकता है सर, ये बताना इम्पॉसिबल है। जब तक वो ट्रेंड हिडन नहीं होगा और वो डायग्रामेटिक नहीं बनेगा तब तक बताना इम्पॉसिबल। पर ये समझना पड़ेगा, थोड़ा आपको मानना पड़ेगा कि एनी हिडन ट्रेंड प्रेजेंटेड इन अ गिवन डाटा, अगर कोई भी डाटा के अंदर कोई हिडन ट्रेंड प्रेजेंट है तो वो इस मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, इस डायग्रामेटिक मोड ऑफ प्रेजेंटेशन से क्या रहेगा, नोटिस हो जाएगा। इसी डायग्राम में टैबुलेशन से नहीं होगा, उससे पहले का भी नहीं होगा, बस इसी से क्या हो जाएगा, नोटिस हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखना। आगे करते हैं, पांचवी बात क्या कहता है, हाउएवर अगर आप कंपेयर करोगे इस रिप्रेजेंटेशन मोड को टैबुलेशन से, तो भैया ये वाला रिप्रेजेंटेशन है लेस एक्यूरेट। जब भी बात एक्यूरेट क्या आती है, एक्यूरेसी क्या आती है, तो नंबर्स में बात करते हैं। ठीक है, नंबर्स मतलब गिनतियों में, भाई 1 लाख 2 लाख। तो मैंने कहा पॉपुलेशन बताओ कैसी है, तो पॉपुलेशन आपने ट्रेंड ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, तो पॉपुलेशन घटती बढ़ रही है। पर ये लेस एक्यूरेट है, यहाँ पर बस चलेगा कि बढ़ रही है घट रही है, पर कितने से बढ़ रही है कितने घट रही है उतना अमाउंट हमें यहाँ पर नहीं पता चलेगा एक्यूरेट, जब वो टैबुलेशन में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो इसलिए इसमें पांचवें पॉइंट में कहा कि भाई अगर आप इस मोड ऑफ प्रेजेंटेशन को टैबुलेशन से कंपेयर करोगे तो ये मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये वाला कौन सा, डायग्रामेटिक, लेस एक्यूरेट माना जाएगा। सो इफ देयर इज अ प्रायोरिटी ऑफ एक्यूरेसी, अगर आपकी प्रायोरिटी एक्यूरेसी फाइंड आउट करना है कि आप जानना चाहते हो कि एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी थी, तो वी हैव टू रिकमेंडेड टैबुलेशन। तो आप टैबुलेशन को रिकमेंडेड करेंगे हम आपको। तो अगर आपकी प्रायोरिटी क्या है, एक्यूरेसी, बिल्कुल सही फाइंड आउट करना। सही का मतलब ये नहीं कि पूरा सही आ जाएगी पॉपुलेशन, सही का मतलब, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एस्टिमेट बेसिस पर है, पर अमाउंट में तो निकाल सकते हैं, पर ये चीज अमाउंट में कम बताती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा सर
हिडन ट्रेंड प्रेजेंट कर देता है, ये नोटिस करवा देता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डाटा। और हमने कहा अगर आप टैबुलेशन से कंपेयर करोगे तो ये लेस एक्यूरेट है, टैबुलेशन ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाता है। अगर आपकी प्रायोरिटी, अगर आपकी प्रेफरेंस एक्यूरेसी निकालना है, जानना है, तो आपको हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या रिकमेंड करेंगे? अगर हम कॉस्ट अकाउंटेंट है, हम क्या बोलेंगे कि भैया आप किससे निकालो, टैबुलेशन से आप स्टैटिस्टिक्स एक्यूरेसी फाइंड आउट करो, इससे मत करो, ये लेस एक्यूरेट है। क्लियर है? तो ये लेस एक्यूरेट होता है, ये हिडन ट्रेंड फाइंड आउट करवा देता है। एजुकेटेड सेक्शन और अनएजुकेटेड सेक्शन दोनों में आता है। पिक्चर, डायग्राम और चार्ट के हिसाब से दोगे तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यही बातें हमने पढ़ी। ये मोड ऑफ प्रेजेंटेशन डाटा है। क्लियर है? तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? हमने सबसे पहले मीनिंग समझा और 15 मिनट जो मैंने कहा वो 15 मिनट आपके हो गए। 15 मिनट सुना, आपने उतारना है उतार लीजिए, नहीं उतारना मत उतारिए। बाकी आप इधर देखिए। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसीडर फ्लोइंग थ्री टाइप्स ऑफ डायग्राम। हमें 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम पढ़ने हैं और जैसे ही हम ये 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम पढ़ेंगे सर, हमारा यहां पर चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? और सर इसके अंदर हम क्वेश्चन भी करेंगे। हमारी बुक में क्वेश्चन नहीं है, पर मुझे बनाने पड़ेंगे, आपको सिखाना पड़ेगा और पेपर में आए हुए हैं। अब बुक तो इतनी गलत है हमारी जिसका कोई हिसाब नहीं। एक तो आंसर इतने गलत होते हैं इसके, दूसरी बात कि सर इसके अंदर वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो पेपर में आता नहीं है, और जो उसके अंदर है वो पूछा नहीं है। तो सर इसके अंदर जैसे क्या है कि हमें बाय डायग्राम पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन स्टैट्स का एमसीक्यू को बोल कर, मतलब क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन हमेशा पहले चैप्टर से आएगा। वो बार डायग्राम भी पूछ सकता है, वो पाई चार्ट भी पूछ सकता है, वो लाइन डायग्राम भी पूछ सकता है। तो इसके बिहार पर हमें सर कुछ क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। और हमारा प्रैक्टिकल अब थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। थ्योरी पढ़ के हम 4 क्लास से पक गए, पर थ्योरी भी जितना हो सके मैंने बहुत अच्छे से कराई है, पकाया नहीं आपको, धीरे धीरे हमसे समझाया है। तो हमें 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम पढ़ने हैं, लाइन डायग्राम चार्ट, पार्ट डायग्राम, बार डायग्राम और पाई चार्ट। पाई चार्ट आपने पहले भी सीखा, इसके बाद पे क्वेश्चन करने हैं और काफी बार पेपर में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा ही आएगा, पहले चैप्टर से गारंटीड है। ठीक है सर, स्टार्ट करें? चलो, उतार लिया होगा, हेडिंग डालेंगे लाइन डायग्राम चार्ट, ये भी उतारना है सर आपको। ठीक है, लाइन डायग्राम चार्ट। लाइन डायग्राम चार्ट। ठीक है सर, तो लाइन डायग्राम चार्ट क्या कहता है, कैसे बनाते हैं, वो हमें यहाँ पर सीखना है, पहला पॉइंट। दूसरा हमें बार डायग्राम सीखना है और तीसरा हमें सीखना है पाई चार्ट, और चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा दूसरा। फिर हम तीसरे पे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी स्टार्ट कर दिया हमने कौन सा, लाइन डायग्राम चार्ट। ठीक है सर, तो दोस्तों हमें लाइन डायग्राम चार्ट सीखना है और इसके बारे में लिखने लायक कुछ है नहीं, इसके बारे में समझने लायक है और प्रैक्टिकल करने से समझेगा लाइन डायग्राम चार्ट। ठीक, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल के बाद मैं होमवर्क में भी कुछ एग्जांपल दूंगा और अभी एक एग्जांपल के साथ एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर ही। उसके बाद मैं आपको 2 एग्जांपल होमवर्क में दूंगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, द मंथली प्रोडक्शन है of motor car in India during 2011-12। 2011-12 में इंडिया के अंदर कितनी मोटर कार का प्रोडक्शन हुआ पूरी इंडिया में? एक कंपनी नहीं, पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं। पूरी इंडिया के अंदर सारी कंपनी ने 2011-12 में कितनी मोटर कार का प्रोडक्शन किया? ठीक है, अच्छा इसको 11-12 हटाकर इसको कर दो, चलो 11-12 रहने दो। ठीक है, हमने कहा सर जनवरी में 70 किया, फरवरी में 90, मार्च में आपने किया भाई 80, अप्रैल में 120, मई, ऐसे करके आपको दिसंबर तक का डिटेल दे रखा है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है सर, तो यहां तक आपको समझ में आया कि भैया जनवरी से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक कितना है। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाने के लिए आपको पता है एक चार्ट बनाना होता था, बचपन में हमने सीखा था, और ये चार्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था। ठीक है, अब नीचे साइड तो आपके पास आएंगे मंथ और इस साइड आएगा प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कितना हुआ, जनवरी के महीने में कितना हुआ, फरवरी के महीने में कितना हुआ। ठीक है, ऐसे करते। और सर लिखने का तरीका आपको पता ही है। सबसे पहले आप जनवरी में देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 70, और सबसे बड़ा नंबर देखते हैं आप कौन सा, सबसे बड़ा नंबर इधर 150। तो इसके अंदर 150 तक आना चाहिए, 70 तक, 70 से स्टार्टिंग देख लेना आप, और 150 से थोड़ा 1-2 ऊपर भी डालें। तो मैंने 180 तक ले लिया यहाँ पर और 15 तक। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे बताओ जनवरी के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई थी।
सर जनवरी के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई थी बताना। जनवरी के अंदर 70 प्रोडक्शन हुई थी, तो 70 मेरा यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर डॉट डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है सर आपको। फरवरी के अंदर 90 हुई थी, चेक करो सर ये 90 है, फरवरी के अंदर 90 होगी, तो 90 के अंदर मैंने यहाँ पर लगाते हैं कि फरवरी के अंदर। मार्च के अंदर कितनी हुई, 80 हुई, मार्च के अंदर 80, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा। फिर मार्च के बाद क्या हुई, अप्रैल में 120 हुई, सीधा 120 में जाएंगे और यहाँ लगा देंगे अप्रैल में 120। फिर दोस्तों मई में 100, मई में 100 का है, मई का 100 105 के नीचे आएगा मई में 100। फिर मई के बाद जून, और जून में क्या आएगा सर, जून आपके पास ऊपर जो दे रखा है, एक मिनट इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। हाँ, जून में आपके पास क्या आएगा सर, जून देखो 120 है, जून का 120 लगा देंगे यहां पर। जुलाई में 110 है, थोड़ा नीचे आ जाएगा। जुलाई, अगस्त में 125 है सर, अगस्त 125, 120 थोड़ा ऊपर। सितंबर आपके पास 130 है, सितंबर में 130 है सर, थोड़ा नीचे आ जाएगा। अक्टूबर में आपके पास 150, अक्टूबर सबसे ऊपर 150। नवंबर में फिर 100 आ गया, नीचे आ गया सर थोड़ा। और दिसंबर के अंदर वो 120 रहा, थोड़ा ऊपर चले गया फिर दोबारा। सर जब ये पॉइंट आप डॉट डाल दोगे, मुझे पता है आपको ये आता है, बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर समझना जरूर है, ठीक है। एक बार तो समझ रहे हैं, उसके बाद एक होमवर्क में करेंगे, कम क्वेश्चन कर लेंगे, पर समझेंगे जरूर, ठीक है सर। तो यहां से स्टार्टिंग करें सर, यहां से नहीं करना, ये गलती है बच्चों की, यहां से स्टार्टिंग नहीं करते सर, ये गलत है। यहां से स्टार्टिंग नहीं करना आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो यहां से करनी है, जहां से पॉइंट था। तो सर पॉइंट्स को आपको मिला देना है और एक लाइन बना देनी है, ठीक है। पॉइंट्स मिलाकर सर क्या बनाना है, एक लाइन बना देनी है आपको। और जैसे आप लाइन बना दोगे, कंप्लीट कर दोगे सर, ये आपका लाइन डायग्राम, लाइन चार्ट डायग्राम बन जाएगा सर। बस लाइन चार्ट डायग्राम आपको यही कहता है कि सर आप ना डायग्रामेटिक लाइन चार्ट डायग्राम, लाइन डायग्राम चार्ट आपको ऐसे ही बनाना है। और हेडिंग डाल दी मैंने, लाइन डायग्राम चार्ट, ठीक है। आपको ऐसे करके लाइन डायग्राम चार्ट बनाना है। तो होपफुल आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल, हम पहले भी कई बार बना चुके हैं। बस एक क्वेश्चन आप होमवर्क में मेरे साथ करेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूं यहाँ पर। आपने पहले वीडियो पॉज करके इतना उतार लेना है, क्वेश्चन के ऊपर भी उतार लेना है, नीचे भी उतार लेना है। फिर मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप घर पे कर कर मुझे फोटो भेजेंगे, ठीक है सर। कि सर मैंने, या तो मुझे बता देंगे सर हमने कर लिया है, या फोटो भेज देंगे, बता देंगे अच्छा रहेगा, फोटो भेज दोगे और अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, होमवर्क एग्जाम्पल, होमवर्क आपको करना है, मैं लिख देता हूं पहले एग्जाम्पल, फिर आपको शो करवा दूं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, कम से कम आप 2 क्वेश्चन ही करके दिखाएं मुझे, अच्छे से इनका लाइन डायग्राम चार्ट आप मुझे बनाकर दिखाए, और आप खुद भी देखें कि कैसे बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूरा लिखना है आपको। सर ये 2 क्वेश्चन मुझे अगली क्लास से पहले चाहिए, ठीक है सर। मेरी बात पूरी सुनना है। देखो आपके पास ऑप्शन होता है, आपको कोई डांटने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि फेस टू फेस ले रहे हैं, मनमर्जी है। बट सर हर बार मनमर्जी नहीं चलती, जब मनमर्जी अपनी उस टाइम चलती है जब पढ़ाई नहीं हो, पढ़ाई के अलावा आप मनमर्जी कर सकते हो, बट जब बात पढ़ाई की है और जब बात प्रोफेशनल लेवल की है, बात सीएमए की है, सपने की है अपने, तो सर सीएमए लगाना, नाम के आगे 3 वर्ड लगाना, सर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के लिए आपको अपने टीचर्स की बात माननी पड़ेगी सर, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आपके लिए 2 एग्जाम्पल होमवर्क में है, एक मैंने सिखाया है, 2 आपको खुद करके लाने हैं, मैंने बनाया है, आप खुद करें। तो इससे पहले होमवर्क करोगे, अभी कर लोगे अच्छी बात है, पर क्लास खत्म होने के बाद करोगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छी बात है, बस होमवर्क करना है आपको। तो हमने सर आज अपना पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ हम दूसरा पॉइंट भी करेंगे, पर दूसरा पॉइंट करने से पहले अभी हम पहले पाई चार्ट सीखेंगे, ठीक है। ये छोटा है, आज की क्लास में कवर हो जाएगा, फिर बाय डायग्राम अगली क्लास में करेंगे, या अगर हो सके तो अभी कर लेंगे, पर अभी की हेडिंग जो होगी हमारी वो होगी पाई चार्ट। इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन भी करने हैं हमें, पाई चार्ट, ठीक है सर। तो पाई चार्ट हमारा स्टार्ट हो गया है, हेडिंग डाले पाई चार्ट, और इसके बिहाफ पर हमें क्या करना है वो देखते हैं।
तो दोस्तों पाई चार्ट के बारे में मैंने आपके लिए सामने नीचे नोटिंग कर दी है। आप इस नोटिंग को उतार लेना पॉज करके वीडियो को। टोटल ये जो पॉइंट है वो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट पूरे आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों उतारने के बाद आप वीडियो को स्टार्ट करना, और वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आप मेरी बातें सुनना ढंग से। तो आपने उतार लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ पाई चार्ट क्या होता है या पाई डायग्राम क्या है। इसके भी यहाँ पर हर कोई टीचर पहले ही डायग्राम बनाना चालू कर देता है पर उसके बारे में कुछ बताता नहीं है। तो सर बताना बहुत जरूरी है कि होता क्या है। ध्यान सुने सर, इसको तो सबसे पहले बोलते हैं पाई चार्ट भी कहते हैं, पाई डायग्राम भी कहते हैं, एंगुलर डायग्राम एक नया नाम आपने जो सुना इसको कहते हैं। ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि बताओ एंगुलर डायग्राम क्या है। पाई चार्ट को बोलते हैं, हिस्टोग्राम को बोलते हैं, बार डायग्राम को बोलते हैं, लाइन चार्ट को बोलते हैं। तो एंगुलर किसको बोलते हैं? पाई डायग्राम को, या इसको एंगुलर चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो पाई डायग्राम या एंगुलर डायग्राम दोनों एक ही नाम है इन दोनों के। एंगुलर को ही पाई डायग्राम कहा जाता है, दूसरा नाम इसका है। दोबारा सुनना, पाई डायग्राम होता क्या है। पाई डायग्राम इज अ सर्कुलर ग्राफ। कैसा ग्राफ होता है? एक सर्कुलर ग्राफ होता है जो रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू विथ इट्स कंपोनेंट। पाई डायग्राम एक ऐसा सर्कुलर ग्राफ होता है, पहली बात तो पाई डायग्राम एक सर्कुलर ग्राफ होगा, आपको पता भी है, जो रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू को उसके कंपोनेंट के साथ। अब सबसे पहले बात आती है ये टोटल वैल्यू क्या है, और सबसे पहले बात आती है कंपोनेंट क्या है। सर्कुलर ग्राफ तो पता चल गया, पहला पॉइंट पता था कि पाई डायग्राम एक सर्कुलर ग्राफ होता है, ये पता चल गया, जो कि रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू को उसके कंपोनेंट के साथ। अब ये टोटल वैल्यू क्या है और ये कंपोनेंट क्या है। तो अगर ये सर्कुलर है सर, अगर ये सर्कुलर है तो इस सर्कल का कोई ना कोई एरिया होगा। अगर इस सर्कल का पूरा टोटल एरिया का टोटल कर दिया जाए, उसी टोटल एरिया को बोलते हैं टोटल वैल्यू। तो मैंने कहा एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिप्रेजेंट, एरिया ऑफ ए सर्कुलर, जो सर्कल का एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल वैल्यू को। अब कंपोनेंट किसे कहते हैं ये तो समझ में गया। टोटल वैल्यू मतलब सर्कल का जो पूरा एरिया होगा वो टोटल वैल्यू कहलाएगा। अब ये कंपोनेंट किसे कहते हैं? तो डिफरेंट सेक्टर जो सर्कल ऑफ अ सर्कल, सर्कल के जो डिफरेंट सेक्टर होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट पार्ट को, मतलब यही कंपोनेंट होते हैं। आपको दिखाता हूं मैं आपका एक डायग्राम, और उस डायग्राम में हम देखते हैं कि देखो कुछ सर्कल आपको दिख रहा होगा सामने, यहाँ पर एक सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर जो टोटल एरिया है उस एरिया को हमने बोला टोटल वैल्यू। इस एरिया का नाम दिया टोटल वैल्यू नाम दिया। और सर ये जो डिफरेंट सेक्टर आपको दिख रहे हैं ये डिफरेंट सेक्टर है कंपोनेंट। ये क्या है सर? कंपोनेंट। तो इस डिफरेंट सेक्टर को नाम दिया जाता है कंपोनेंट। एक तो कंपोनेंट नाम दिया जाता है और दूसरा ये डिफरेंट पार्ट्स नाम दिया जाता है। आया बात समझ में? नहीं आया? तो सर्कल का जो टोटल एरिया होगा उसको टोटल वैल्यू कहेंगे, और सर्कल का में जो डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट कंपोनेंट है जिसमें वो शो कर रहे हैं, ये इनको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स या फिर डिफरेंट पार्ट। यहां पर देखिए द डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से हुए, किस किस सेक्टर से हम बात कर रहे हैं। हमने कहा बुक बाइंडिंग एक सेक्टर हो गया, फोटोग्राफी एक सेक्टर, क्ले मॉडलिंग हो गया, डॉल मेकिंग हो गया, किचन गार्डनिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो सेक्टर हुए, इस सेक्टर को सर्कल के अंदर जो भी सेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट को, कि कितने पूरे सर्कल का कितना पार्ट किस सेक्टर से रिलेट करता है। देखा, हमने कहा इस पूरे सर्कल का इतना पार्ट किचन गार्डनिंग से रिलेट करता है, पूरे सेक्टर का इतना पार्ट, सिर्फ इतना ब्लू, लाइट ब्लू का पार्ट बुक बाइंडिंग से रिलेट करता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही है सर, ये पूरे सेक्टर का इतना पार्ट किससे रिलेट करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है दोस्तों सर्कल इज डिवाइड इनटू सेक्टर बाय रेडियाई। जो सर्कल का सेक्टर होता है वो रेडियाई से डिवाइड है। रेडियस होता है एक, जब एक ही सर्कल के अंदर एक रेडियस हो तो उसको रेडियस कहा जाता है। और रेडियाई वर्ड डबल आई वर्ड लगता है जब एक सर्कल के अंदर बहुत सारे रेडियस हो जाते हैं। तो बताओ, एक रेडियस तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों, ये देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5, तो एक नहीं 5 रेडियस है, तो ये रेडियाई हुआ। तो पूरे सेक्टर को 5 रेडियाई में बांट दिया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है,
ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वीं लाइन यहां से। इट इज जनरली यूज्ड, किस लिए यूज करा जाता है? कंपेयर करने के लिए। किसके बीच का कंपैरिजन? कंपेयर एक के बीच का नहीं, दो के बीच का होगा। और वो दो चीज क्या है, ध्यान से सुनना। कंपेयर द रिलेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द वैल्यू। अलग अलग जो कंपोनेंट, अभी बताया था कंपोनेंट क्या होता है, सेक्टर्स। अलग अलग जो कंपोनेंट है उसकी जो वैल्यू है और टोटल वैल्यू इन रिलेशन ऑफ टेबल। जो टेबल आपको गिवन है उसकी जो टोटल वैल्यू है और टोटल वैल्यू और अलग अलग कंपोनेंट्स की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। मतलब अगर मैंने कहा टोटल वैल्यू 100 है तो 100 का कितना परसेंट पार्ट ये एक सेक्टर है, दो सेक्टर है, तीसरा सेक्टर। मैंने कहा 20% है पहला सेक्टर, 30% है दूसरा सेक्टर, फिर 50% है तीसरा सेक्टर। तो ऐसे करके क्या है, कंपेयर करता है कंपोनेंट और टोटल वैल्यू जो टेबल के रिलेशन में है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इस बार के पेपर में आई थी कि पाई डायग्राम क्यों बनाया जाता है, पाई डायग्राम का यूज क्या है फॉर कंपेयरिंग द रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ अ वैल्यू और टोटल वैल्यू इन रिलेशन विद टेबल। यहां तक ठीक। फिर कह रहा है टोटल वैल्यू और कंपोनेंट वैल्यू बोथ एक्सप्रेस करी जाएगी इन परसेंटेज। टोटल वैल्यू हो चाहे कंपोनेंट वैल्यू हो, दोनों को परसेंटेज में एक्सप्रेस करा जाएगा। टोटल वैल्यू को कभी कभी डिग्री में एक्सप्रेस करा जाता है। कैसे करा जाता है? डिग्री में एक्सप्रेस करा जाता है। ठीक है सर, तो यहां तक समझ में आ गया। परसेंटेज में भी कर सकते हैं, डिग्री में भी कर सकते हैं, बट यहां पर हमने अभी इसके अंदर क्या करा है, इसके अंदर परसेंटेज में भी कर सकते हैं, डिग्री में भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम ज्यादातर यूज जो करते हैं वो डिग्री के अंदर करते हैं, तो डिग्री जरूर लिखना। तो टोटल वैल्यू और कंपोनेंट वैल्यू को परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करा जा सकता है, दिखाया जा सकता है और डिग्री में भी दिखाया जा सकता है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बुक में एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को करने की कोशिश करते हैं। पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, होपफुल आपको समझ में आ गई होगी। पर एग्जांपल से पहले जो बुक में ये वाला एग्जांपल आपको दे रखा है जिसका आंसर भी दे रखा है, ये तो करना ही है सर आपको। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आता है, बहुत बार आया है सर पेपर में ये, और ये काफी बार पूछा जाता है पेपर में। तो इससे पहले मैं आपको कुछ एमसीक्यू दिखाना चाहता हूं जो हमने कहा था कि साथ साथ हम करेंगे। देखो हमने ये छोड़ दिया था, चौथा, पांचवा, छठा छोड़ा है, सातवां हमने कर लिया, आठवां कर लिया, नौवां कर लिया, 10वां कर लिया। 10वां मैंने कहा था अगली क्लास में होगा, चेक करो। पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट एंड देयर रिलेशन टू टेबल, मतलब टोटल वैल्यू टू देयर रिलेशन टू टेबल। क्या यही आंसर होगा? बिल्कुल सही। क्या ये दोनों सब आंसर होंगे? नहीं सर। तो एक पॉइंट समझने के लिए हमें आधा घंटा लगा है सर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर, जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो डीपली होगा, फालतू की बातें हम पढ़ेंगे ही नहीं। हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, सिलेबस से पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, जिससे हमारा नॉलेज मेकिंग भी हो और हमारा सिलेबस के जो पूरा कंप्लीट भी हो और आंसर भी, उसका जो रिजल्ट आए वो अच्छा है। मेरा मकसद आपको सीएम फाउंडेशन करना फर्स्ट टाइम में है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो, साथ साथ कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ टीचिंग देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, चलो तो एक क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अब हमने 11वां भी कर दिया, तो मैं इस 11वें को टिक लगा दूंगा। इस 11वें को टिक लगा देते हैं कि जो जो हम कर रहे हो वो टिक लगाते हैं। जो छूट गया मुझे बताना है आपको। अगर क्या होता है कभी कभी कुछ छूट जाता है तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसको बीच में कहीं वीडियो के अंदर बता दूंगा आपको। तो हम थे यहाँ पर इस वाले डायग्राम एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा ये है। ये एग्जाम्पल के बाद मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और दूंगा, उस एग्जाम्पल को भी आपको करना है। पहले ये एग्जाम्पल देखेंगे और आंसर को ना देखेगा, कसम है आपको। क्या कह रहा है? 120 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, एक कॉलेज के अंदर टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, वर आस्क्ड टू ऑप्ट डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस। और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या करा? ऑप्ट करा। हमने कहा कि भाई तुम क्या क्या ऑप्ट करना, अपने वर्क एक्सपीरियंस का क्या क्या करोगे? तो डिटेल ऑफ दिस ऑप्शन आर एज अंडर। भाई 6 स्टूडेंट ने कहा कि भाई हम फोटोग्राफी में हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, तो टोटल एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक सर्कल का टोटल एरिया आपको पता है कितना होता है? 360 डिग्री। आप मुझे बताओ, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स। ये सर कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का, है ना? ये तो आपको पता है, स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री का। अगर मैंने इसको यहां पर और कर दिया तो कितने डिग्री का एंगल होगा? ये भी 90 डिग्री का। तो ये सेमी सर्कल बन गया आधा।
मैंने कहा अगर नीचे ले आऊंगा तो ये कितने डिग्री का, ये भी 90 का, अगर यहाँ ले आऊंगा तो ये कितने डिग्री का, ये भी 90 का, तो ये पूरा सर्कल बन गया। तो सेमी सर्कल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, और पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 180 प्लस 180 कितना, 360 डिग्री का। तो ऐसा आता है 360 डिग्री। तो 90 90 90 करके निकाले हमने 360 डिग्री। अब 6 बच्चों ने फोटोग्राफी को वर्क एक्सपीरियंस बताया कि फोटोग्राफी हमारा वर्क एक्सपीरियंस है। 30 वालों ने कहा क्ले मोल्डिंग में हमारा वर्क एक्सपीरियंस है। 40 वालों ने कहा किचन गार्डनिंग में हमारा वर्क ऑफिस है, और डॉल मेकिंग में इतना कहा 12 जनों ने, और बुक माइंड में क्या रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन पाई डायग्राम या एंगुलर डायग्राम, कुछ भी कह सकता है सर। तो इस डाटा को पाई डायग्राम और एंगुलर डायग्राम में करना है विदाउट आंसर देके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एक टेबल बनानी है, ऊपर गया कैलकुलेशन टेबल बनाते हैं इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। तो हमने स्टार्टिंग करनी है, तो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करें। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें एक लाइन लिखनी है, ऊपर लिखनी है द न्यूमेरिकल डाटा सर द न्यूमेरिकल डाटा may be converted the numerical data may be converted into the angle देखो हमने कहा था कि हम डिग्री में रिकॉर्ड कर सकते हैं कंपोनेंट और टोटल वैल्यू को, और जब हम बात डिग्री करते हैं तो वहां पर एंगल लगता है, 90 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, है ना। तो एंगल में बात कर रहे हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल डाटा हमें टेबल में गिवन है, मे बी कन्वर्टेड इनटू द एंगल ऑफ द सर्कल। तो मैंने कहा एक सर्कल के कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो उस न्यूमेरिकल डाटा को हम एंगल में प्रेजेंट करेंगे पहले, फिर जाकर सर्कल में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे नहीं, पहले समझो क्या कह रहा है सर। हम जो न्यूमेरिकल डाटा है 120 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट जो ध्यान समझे, 120 स्टूडेंट टोटल है, उसमें से 6 स्टूडेंट हमारे क्या है, फोटोग्राफी में है। अभी मैंने पढ़ा था 6 स्टूडेंट फोटोग्राफी में है। अगर 6 स्टूडेंट फोटोग्राफी में है तो वो 360 में वो 6 स्टूडेंट कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब कितने डिग्री होगा वो 360 का। ठीक है, ध्यान समझना, अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरा। एज गिवन बिलो। तो आपको पहली लाइन हमेशा ये लिखनी है, क्या, द न्यूमेरिकल डाटा में बी कन्वर्टेड इनटू एंगल। कोई भी न्यूमेरिकल डाटा हो हम उसको कन्वर्ट करेंगे एंगल में ऑफ अ सर्कल में, एंगल ऑफ अ सर्कल के एंगल में, एज गिवन बिलो। तभी हम सर्कल में उसको प्रेजेंट करके दिखाएंगे, क्योंकि सर्कल में क्या होगा, न्यूमेरिकल टर्म नहीं होती, उसमें एंगल्स होते हैं, उसमें डिग्री होती है। तो डिग्री में हमें इसको कन्वर्ट करना है, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा। तो पहला हमारा काम है डिग्री में कन्वर्ट करना सर। ठीक है, पहला हमारा काम क्या है, डिग्री में कन्वर्ट करना उसको। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये भी लिखिए, मेरे साथ साथ करें। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, समझ में आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए सर, समझ में आना चाहिए, बढ़िया से आना चाहिए आपको समझ में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है एरिया, जो क्वेश्चन में गिवन है वही, एरिया ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, यही था क्वेश्चन में। हाँ, ये वाला, ये दोनों लिखने हैं पहले तो, वो दो उसमें। तो एरिया ऑफ वर्क एक्सपीरियंस लिख लेना, ठीक है, एरिया ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। एरिया ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एंगल ऑफ अ सर्कल। क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल ऑफ द सर्कल। सर आपने बचपन में पहले रटा हुआ था, मुझे पता है, आपने जो भी पढ़ा है ना रटा हुआ है वो। आज वो ढंग से सिखाऊंगा मैं आपको, असली पाई चार्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान समझना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, फोटोग्राफी था। उसके बाद क्या था हमारा, क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग के बाद हमारा देख लेते हैं, क्ले मॉडलिंग के बाद किचन गार्डनिंग, डॉल मेकिंग और बुक बाइंडिंग। किचन गार्डनिंग,
डॉल मेकिंग और बुक बाइंडिंग। ठीक है सर, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, कोई नहीं ऐसे ही कर लेते हैं बड़ा। चलो, तो ये तो हमारा हुआ आपके पास, यहाँ टोटल कर देंगे हम, जो भी हमारा टोटल आएगा। सर थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छे से सीखेंगे सर, मतलब पहले हमने रटा हुआ था, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर था भाई 6 आपका, यहाँ पर आपके पास 30 था, फिर क्या था 48 12 24, 48 12 24। तो अगर इसका टोटल करेंगे तो 120 आएगा। चेक करो आप, टोटल करो इसका, 120 आ रहा है। ठीक है, ध्यान सुनो दोस्तों। तो बताओ इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद याद आ रहा होगा तो आप हम करते थे 6/120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो यहाँ पर उसकी डिग्री लिख दिया करते थे। सेम एग्जैक्टली करते थे 30/120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, और जो आंसर आता था यहाँ पर वो डिग्री में आ जाता था। ऐसे करते थे। फिर करते थे इसको 48/120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 12/120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, और 24/120 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। आप बचपन में ऐसे क्या करते थे और अभी भी ऐसे ही करना है, बस मैं आपको ये समझाऊंगा कि ऐसे करते क्यों थे। ठीक है, तो क्योंकि और आंसर इसका टोटल क्या आएगा, सेम 360 डिग्री, क्योंकि एरिया सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री। मैं से आपको एक छोटा सवाल पूछना है मुझे आपसे। वो छोटा सवाल ये है कि दोस्तों मुझे आप ये बताओ कि अगर 5 चॉकलेट 50 रुपए की होगी तो 4 चॉकलेट कितने की होगी, ये बताना है मेरे। सर कैसी बातें करो, 40 रुपए की कैसे निकाला? सर पता नहीं कैसे निकाला, बस आ गया। अच्छा मैंने कहा दोस्तों आप ये बताओ 7 चॉकलेट कितने की होगी, आप कहोगे सर 70 रुपए की। सर ये निकाल कैसे रहे हो आप? अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर पता नहीं मजे में आ जा रहा है, बस ऐसे ही निकल जा रहा है मुझसे। तो मैं बताता हूं आप कैसे निकाल रहे हो। सर आपने पता है क्या करा, जब आपने सुना 5 चॉकलेट अगर 50 की है और 7 70 की होगी कैसे, तो आप कह रहे हो कि 1 चॉकलेट 10 की है। अगर 5 चॉकलेट 50 की है तो 1 चॉकलेट कितने की, 10 की। तो आपने क्या करा, 5 चॉकलेट अगर 50 की है मतलब 5 चॉकलेट किसके बराबर है, 50 रुपए के बराबर। तो 1 चॉकलेट कितने के बराबर होगी, मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो 5 50 के बराबर था, अब 5 को डिवाइड में लाकर 1 के बराबर लिया आया। तो अगर मुझे निकालना हो 4 चॉकलेट कितने की है, तो मुझे इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोथ साइड करता हूं, मैथ अपनी पड़ी है, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही आएगा। तो अगर 5 50 की तो इसको काटने से 10 आया, 10 10 जा 40 आ गया। तो पहले आप क्या कर रहे हो, 1 चॉकलेट का निकाल रहे हो, फिर 4 से जितनी निकालनी उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। अब जरा धीरे ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्तों अगर पूरे सर्कल का एरिया 360 डिग्री है और पूरे सर्कल के अंदर जो रिप्रेजेंट करना है वो टोटल 120 बच्चों को ही रिप्रेजेंट करना है। ये तो बात क्लियर है आपको कि क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है टोटल स्टूडेंट इन अ कॉलेज इज 120। अब ये तो स्टूडेंट में है और सर्कल का एरिया डिग्री में है, तो मुझे क्यों ना मैं ऐसा कह दूं कि 120 बच्चे ये टोटल सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब 120 बच्चे 120 स्टूडेंट ये टोटल 360 डिग्री के बराबर होंगे, ऐसा मतलब यही तो हुआ। अगर मैंने कहा दोस्तों कि पूरे सर्कल का जो एरिया है वो 360 डिग्री में करना है, तो मुझे पता है कि टोटल जो सर्कल है रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल स्टूडेंट को। तो टोटल सर्कल का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल स्टूडेंट को, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 120। तो मैं कह दूं 120 स्टूडेंट 360 डिग्री के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां तो ठीक है। अब मैंने कहा सर ये जो अब मुझे आपको टेबल में डिटेल दे रखी है, ये जो टेबल में डिटेल दे रखी है ये 6 30 48 24, पर ये तो स्टूडेंट है और मैं स्टूडेंट को कभी भी सर्कल में रिकॉर्ड नहीं मतलब लिख नहीं सकता, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सर्कल को रिप्रेजेंट सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे चाहिए एंगल।
तभी तो मैं डी लगाकर एंगल देखूंगा कि 90 डिग्री है या नहीं। ध्यान समझ में आ रहा है मेरी बातें? ठीक है, तो मैंने कहा अगर 120 पूरे 360 को रिप्रेजेंट करता है और मुझे बताना है 6 स्टूडेंट, मेरे को क्या निकालना है सबसे पहला पॉइंट, 6 स्टूडेंट कितने डिग्री का होगा। क्यों डिग्री क्यों निकाल रहा हूं पहले समझो। डिग्री इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट नहीं डिग्री चाहिए, इसलिए मुझे स्टूडेंट, ये 6 स्टूडेंट, अगर 120 स्टूडेंट 360 डिग्री के बराबर है तो 6 स्टूडेंट कितने डिग्री के बराबर होगा ये फाइंड आउट कर रहा हूं। इसलिए हम ये कैलकुलेशन करते थे दोस्तों, ये कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन में 120 नीचे क्यों आया, 6 ऊपर क्यों आया, 360 मल्टीप्लाई में क्यों आया, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। सारी बातें समझाऊंगा आपको मैं, कुछ नहीं छुड़ाऊंगा। नॉलेज, सर नॉलेज देना बहुत बड़ी बात है, ध्यान समझो। ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया कि 6 स्टूडेंट को मैं डिग्री में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता सर सर्कल में, सर्कल के अंदर तो सिर्फ डिग्री रिप्रेजेंट होगी। तो मैं ये निकालना चाहता हूं कि 6 स्टूडेंट कितने सर्कल की डिग्री के बराबर होगा, जबकि 120 स्टूडेंट 360 डिग्री के बराबर है। लॉजिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए। तो मैंने कहा बताओ मुझे 120 स्टूडेंट 360 डिग्री के बराबर है, तो 6 स्टूडेंट कितने डिग्री के बराबर होंगे। और इसी को मैं चेंज करके बोलता हूं, अगर 120 चॉकलेट 360 रुपए की आती है तो 6 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी, बता दो। बस मैंने स्टूडेंट की जगह पर चॉकलेट कर दिया। अभी बताया था मैंने कैसे निकालते हैं, अभी आपने भी सीखा। आपने कहा था सर पहले तो 120 जो चॉकलेट है वो 360 रुपए की आती है, तो एक चॉकलेट कितने की है वो निकाल लो। तो क्या करा, 360 डिग्री 360 रुपए डिवाइडेड बाय 120, तो 1 रुपए क्या, एक पता चल गया। तो मैंने 1 से करा 3, तो एक चॉकलेट कितने की आती है, 3 रुपए की आ गई। तो मुझे बताओ 6 चॉकलेट कितने की आएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि अगर एक चॉकलेट 360 डिवाइडेड बाय 20, तो 6 चॉकलेट 360 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 6। तो सेम एज इट इज मुझे इधर भी करना है। मैंने कहा अगर 120 स्टूडेंट 360 की डिग्री के बराबर है तो एक स्टूडेंट 360 डिवाइडेड डिग्री डिवाइडेड बाय 120 स्टूडेंट। तो मैंने कहा 6 के बराबर निकालना, तो 6 स्टूडेंट कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 120 स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 6 स्टूडेंट। क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा सर, आ जाएगा। ये आएगा 18 डिग्री। तो मैंने कहा 6 स्टूडेंट कितने के बराबर है, 18 डिग्री के बराबर है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके देखो, ये मुझे कुछ ऐसे नजर आ रहा है, ये मुझे कुछ ऐसे नजर आ रहा है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 120 स्टूडेंट। तो इसको निकला एक स्टूडेंट कितने डिग्री के बराबर होगा एंगल सर करके, मल्टीप्लाई बाय 6 स्टूडेंट। अब 120 उठाकर इसके नीचे ले आऊं तो कोई प्रॉब्लम है क्या। मैंने कहा अब मैंने ऐसे कर दिया 6 स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 120 स्टूडेंट इनटू 360 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है इन दोनों में, कोई चेंज है, कुछ भी नहीं भाई। 360 अब भी 6 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 360 अब भी 6 से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय 12 120 होगा। कैलकुलेटर में करके देख लो, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। देखो यही चीज तो फॉर्मूले में मैंने वहां लिख दी थी उस वक्त, और बचपन में आपको समझ नहीं आ रहा था, बचपन में टीचर ने आपको रटवाया था। चेक कर लो, 6 स्टूडेंट 120 स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 360। तो मैंने कहा 360 डिग्री अगर 120 स्टूडेंट के बराबर है तो डिवाइड करते ही एक स्टूडेंट का आ गया, एक स्टूडेंट कितने डिग्री के बराबर आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय 6 स्टूडेंट 18 डिग्री। क्या लॉजिक क्लियर है, क्या समझ में आया कि ये स्टेप हम क्यों करते हैं। बिल्कुल सर समझ में आया। 6 स्टूडेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना, पहला क्वेश्चन ये था कि 6 स्टूडेंट को डिग्री में कन्वर्ट क्यों कर रहे थे, और दूसरा ये मल्टीप्लाई ऐसे क्यों कर रहे थे। तो पहले आंसर का क्या है, 6 स्टूडेंट को डिग्री में इसलिए कन्वर्ट कर रहे थे क्योंकि सर्कल में रिप्रेजेंट स्टूडेंट नहीं डिग्री होता है। दूसरी बात, कैलकुलेशन कैसे हुई, यूनिटरी मेथड। बचपन में आपने चॉकलेट वाला तरीका सीखा था, वो चॉकलेट वाला तरीका यहां मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है सर, तो सेम एज इट इज यहां पर मैं अब इसके सोल्यूशन लिख देता हूं कि कितना आंसर आएगा इसका, वो मैं लिख देता हूं दोस्तों। 118 डिग्री, और देखो 18 डिग्री के बाद आपके पास और क्या आंसर आने वाला है इसका, जल्दी से आप मुझे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे दोस्तों कि कैसे कैसे आंसर आएगा। मैं भी करता हूं कैलकुलेटर में अपने।
360 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 120 दैट इज 3, 120 दैट इज 3। अब 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये नहीं होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 3 इंटू 48 ये होगा 144 डिग्री, 3 इंटू 12 ये हो गया 36 डिग्री, सॉरी 360 लिख दिया है, 36 डिग्री हो जाएगा। और 24 इंटू 3 ये हो जाएगा 72 डिग्री। अब इनका एक बार टोटल भी चेक कर लेते हैं। तो 74 प्लस 336 प्लस 144 प्लस 90, 74 प्लस 36 प्लस 118, 74 नहीं 72 था, ठीक है सर। 360 डिग्री आपका पूरा आंसर मैच कर रहा है। क्या समझ में आया? दोनों प्रॉब्लम समझ में आई। अब आपको असली समझ में आया कि पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट बनाते कैसे है, क्यों कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को हमें हर चीज न्यूमेरिकल टर्म्स को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि पाई चार्ट एक्सप्रेस डिग्री में होगा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अगर मैं इस डिग्री को 360% कर दूं तो 18% हो जाएगा, 19%, 90%, 41, 44%। अब आंसर चेक कर लेते हैं एक बार कि आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, ये लो दोस्तों देखो 18 डिग्री, 90 डिग्री, 144, 36 और 72। समझ में आया? फॉर्मूला वही है, चेक कर लो। और फॉर्मूला सीखा नहीं, समझा कि अगर 120 स्टूडेंट 360 के बराबर है तो 1 के बराबर निकालने के लिए 360 डिवाइड बाई 120 1 के बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 48, 12 और 24 आ जाएगा अपने आप 4 डिग्री में। अब ये डायग्राम कैसे बनाया ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये बनता है डी से, पर डी से नहीं बनाएंगे सर पेपर के अंदर। पेपर के अंदर तो हमें हाथ से डी तो ले जाएंगे नहीं, तो अगर हमें हाथ से बनाना हो तो हम ये डायग्राम को कैसे बनाएंगे हाथ से वो देख लेते हैं हम, है ना एक बार। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। सर डायग्राम के मैं ना 4 पार्ट कर देता हूं, आपको पेंसिल से करने हैं डायग्राम के 4 पार्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया डायग्राम के 4 पार्ट कर देते हैं। 1 मिनट सर, आपको पता है डायग्राम के 4 पार्ट कर दिए, एक और ये चारों पार्ट 90-90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 90 वाला ढूंढो, कहां पर है 90। ऊपर क्वेश्चन के अंदर 90 डिग्री देखो, क्ले मोडेलिंग 90 डिग्री है। पहले इसी को डालता हूं, कहीं पर भी ये लिख लो और ये पार्ट पूरा कर दो 90 डिग्री, बाकी सबको मिटो देना। तो मैंने कहा सर ये पार्ट तो मेरा हो गया 90 डिग्री, तो आपको जो पेंसिल से करा आप उसको पेन से करके क्या कर दो 90 डिग्री कर दो ऐसे। तो ये हो गया क्ले मॉडलिंग। यहां तक क्लियर? तो ये 90 डिग्री जो हुआ वो क्ले मॉडलिंग हो गया। अब बचा 1 2 3। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है। इसके बाद 36 डिग्री, 18 डिग्री। अब ऐसा कुछ करो जिससे दो मिलकर क्या बन जाए 90 वगैरह बन जाए। तो मैंने कहा भाई 18 प्लस 36 ये बनता है 54, 74। अब मैंने कहा 72 प्लस 18 ये बन गया 90। तो मैंने कहा ये 72 और ये 18 मिलकर बनता है 90। तो ये 72 और 18 मिलकर 90 बनता है, तो एक 90 में 72 और 18 कर देना। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये पूरा आपके पास 90 डिग्री है तो इसमें 18 थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। और ये 72, तो 72 डिग्री ये हो गया, 18 डिग्री ये हो गया। यहां तक क्लियर? बनाना आया? ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 144 डिग्री है आपके पास और एक 36 डिग्री, तो इसको अपने हिसाब से कर लेना। इसमें कटेंगे नहीं नंबर, इसको मैं मिटो देता हूं पहले। इसको अपने हिसाब से कर लेना, 144 थोड़ा बड़ा होगा और 36 थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास 36 डिग्री आ गया और ये आपके पास 144 डिग्री आ गया। अब सबके नाम लिख देना, ये आपका आंसर ऐसा बनता है। तो पहले 4 भाग में बांटते हैं, फिर 90-90 करके जोड़ते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर करना होता है। ठीक है, जैसे डी ले जाओगे फिर तो और अच्छा होगा। सबके नाम लिख देना इधर, और नाम लिखकर आपके पास ये बन गया पाई डायग्राम। तो आया समझ में आपको कैसे बनता है पाई डायग्राम, क्या लॉजिक था इसके पीछे? क्लियर हो गया? तो यहां पर हमने आज की क्लास में पाई डायग्राम सीखा। आपके लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं नेट से निकाल कर, और प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे उसको देखूंगा मैं ढंग से। मुझे लगेगा अगर आप कर पाओगे तो मैं आपको दूंगा। अभी के लिए होमवर्क जो है वो नेट से निकाल के मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, आपको लिखना है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है सामने, ये क्वेश्चन उतारना है आपको, आंसर नहीं उतारना सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी नहीं खींचना, आपको ये क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन उतारने के बाद
आपको खुद करना है, फिर आंसर को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया, होमवर्क के अंदर आपको करना है, आंसर नहीं देखना दोस्तों, पक्की बात। सर दूसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क में करना है। जरा ध्यान सुन लो, इस क्वेश्चन में करना क्या है। कह रहा कॉस्ट ऑफ द मंथ अंडर द हेड ऑफ रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल है, एक लेबर है, एक डायरेक्ट प्रोडक्शन है, अदर है। तो आपके पास 4 है, 1 2 3 और 4, चारों के आपके पास इतनी इतनी यूनिट पे क्या मिल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ शुगर, कॉस्ट आ रही है इतनी इतनी यूनिट की कॉस्ट। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहां तक लिए, इसके बाद ये वाला यहां से यहां तक पढ़ना ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो आपके पास हाईएस्ट कॉस्ट है, हाईएस्ट डिग्री है, एक तो आप निकालोगे, डिग्री निकालोगे, देखो ये यूनिट में है, और यूनिट में आप कहोगे इसका टोटल करोगे 12 20 35 और तो टोटल यूनिट आ जाएगी। टोटल यूनिट का कैसे करोगे, 360 डिग्री, अगर इतनी यूनिट टोटल यूनिट का है मान लो इतनी, तो इतनी यूनिट का कितना होगा, तो 12 यूनिट का निकल जाएगा, तो सारी डिग्री में आ जाएगी आपकी चारों पॉइंट। अब चारों में से जो डिग्री आपके पास हाईएस्ट होगी और जो डिग्री लोएस्ट होगी, उसका जो डिफरेंस होगा सर, उसका जो डिफरेंस होगी उसमें से ये ऑप्शन होंगे। तो लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर। तो कंपोनेंट क्या हुआ आपके पास, रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट पॉपुलेशन और अदर। ये क्वेश्चन करना जरूरी है, अगली क्लास में आते ही मैं पहले ये क्वेश्चन कराऊंगा पूरा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपके पास 2 होमवर्क में है, एक तो वाला नेट वाला क्वेश्चन और एक 21 क्वेश्चन आपकी बुक का। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर करने हैं। आज की क्लास इतना ही, थैंक यू। अगली क्लास जाकर देखें, पहले होमवर्क कंप्लीट कर लिया अपने हिसाब से। थैंक यू।